सहायक पुस्तक वितान के पाठ डायरी के पन्ने को पढ़ने और समझने के बाद इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या हिरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। इल्या हिरनबुर्ग ने यह टिप्पणी की है कि एन फ्रैंक ने जो उस समय हुए अत्याचारों या यहूदियों की दशा के बारे में या देश में घटित हो रही घटनाओं के बारे में हमें बताया है, तो यह सिर्फ उसने अपने ही परिवार या स्वयं अपने पर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में ही नहीं बताया है, या ये कहिए कि ऐसा बताकर उसने यदि आवाज़ उठाई है तो उसने सिर्फ अपने लिए ही आवाज़ नहीं उठाई है, बल्कि यह आवाज़ 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज़ है। यह वो आवाज़ है जिस एक आवाज़ ने उस अत्याचार का पर्दाफाश किया जो 60 लाख लोगों पर किया जा रहा था। तो लेखिका तो कहते हैं कि यह कहानी एक भूमिगत परिवार की सदस्य एक लड़की के बारे में है जिसका नाम एन फ्रैंक है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी ने हॉलैंड पर अधिकार कर लिया था और ब्रिटेन उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। इसी के तहत युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान सबसे बड़े शिकार जो हो रहे थे वे थे यहूदी लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। उन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ता था, कष्टदायक जीवन जीना पड़ता था, बिजली का राशन का कोटा होता था, चोरों से सावधान रहना पड़ता था, आसमान से कभी भी गोला बारूद की बरसात हो जाती थी। तो इस तरह के अनेकों कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता था और उन कष्टों को यदि किसी ने सबके सामने लाने का प्रयास किया तो वह थी एन फ्रैंक। कहने को ये जो कष्ट थे वह 60 लाख यहूदियों पर हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे आकर उन्हें बताने, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक कम आयु की लड़की एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों को, जिन्हें बाद में डायरी के पन्ने के नाम से प्रकाशित किया गया, उसके माध्यम से इस समाज को, इस संसार को उन सारी घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया है, या ये कहिए कि समाज को इससे अवगत कराया है कि किस तरह का कष्टदायक जीवन उन लोगों ने व्यतीत किया। अगला प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? एन फ्रैंक कहती है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को समझ पाता, और ऐसा व्यक्ति उसे नहीं। तो हमें बताना है कि एन फ्रैंक के इस वाक्य का संबंध क्या उसके डायरी लेखन से है, अर्थात यदि उसे कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला मिल जाता तो क्या वह डायरी नहीं लिखती। हमें बताना है कि इन दोनों का आपस में बातों का क्या संबंध है। यह बात बिल्कुल सच है, या सच सी लगती है कि व्यक्ति को डायरी लिखने की आवश्यकता कब होती है? व्यक्ति को डायरी लिखने की आवश्यकता उस समय होती है जब उसकी भावनाओं को सुनने और समझने वाला कोई नहीं होता। उसी समय व्यक्ति डायरी लेखन करता है। एन फ्रैंक के साथ भी यही हुआ। अज्ञातवास के दौरान उसके अतिरिक्त उस समूह में 7 सदस्य और थे, लेकिन सभी उससे आयु में बड़े थे। उन सबसे वह अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाती थी, या ये कहिए कि वह सब
आयु में अंतर होने के कारण उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती थी, जबकि एन फ्रैंक आयु के उस दौर से गुजर रही थी जहां भावनाओं का आवेग होता है। ऐसे में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए अनेकों चिट्ठियां लिखी या डायरी लिखी, जिसमें उसने अपने मन की सारी भावनाओं को व्यक्त किया है। समाज में और देश में क्या घटित हो रहा है, उसका उन सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह वो सब उससे प्रभावित हो रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उसने उस डायरी में व्यक्त किया। तो हमें भी यह लगता है कि शायद एन फ्रैंक के डायरी लिखने का कारण यही रहा होगा कि उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके मन की भावनाओं को समझ पाता या जिसके सामने वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते। अगला प्रश्न आता है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें या कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को उसके मानवाधिकार से व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन फ्रैंक की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढिए। एन फ्रैंक मानती हैं कि पुरुष अपनी शारीरिक क्षमता के कारण विशिष्ट माने जाते हैं, या ये कहिए कि नारियों पर शासन करते आए हैं, नारियों का शोषण करते आए हैं। नारियों को या स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं मिलता, उन्हें व्यर्थ ही कष्ट, उपेक्षा और अपमान सहना पड़ता है। एन फ्रैंक ने नारियों से या महिलाओं से यह आग्रह किया कि वह इस कष्ट को सहन ना करें। उनका मानना है कि औरतों को बच्चों को जन्म तो देना चाहिए, परंतु कष्ट, उपेक्षा और अपमान नहीं सहन करना चाहिए। उनका कहना था कि वे ये नहीं कहती या वे इस बात के पक्ष में नहीं है कि महिलाओं को या स्त्रियों को बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए या प्रकृति द्वारा दी गई प्रजनन शक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई उनके अधिकारों का, उनके सम्मान का हनन या शोषण तो नहीं कर रहा है। यदि हम देखें तो समय बदलने के साथ साथ आज के दौर में स्त्रियों की दशा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज स्त्रियां समाज में हर मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, ऊंचे से ऊंचा ओहदा प्राप्त कर चुकी है। और यदि हम उस समय और इस समय के समाज की स्त्रियों की दशा के बारे में तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि आज के समय में स्त्रियों की दशा में बहुत बड़ा सुधार या बदलाव आया है, जिसके आधार पर आज स्त्रियों की दशा सुधरी है। तो लेखिका ने इतनी कम आयु में भी समाज में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में विचार किया और उस पर अपने विचार व्यक्त किए, स्त्रियों को शोषण के विरुद्ध जागरूक होने का पाठ पढ़ाया। अगला प्रश्न है, एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन के आधार पर विचार करते हुए अपनी असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। एन के डायरी में यदि ऐतिहासिक दस्तावेज हमें मिलते हैं, यदि इतिहास में जो हुआ उसकी जानकारी हमें मिलती है, तो दूसरी ओर हमें यह भी पता चलता है कि उस समय जो भी कुछ हो रहा था उससे उनके निजी जीवन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी, कितनी परेशानियों का सामना उन्होंने किया, चाहे वह शारीरिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो।
एन फ्रैंक मानसिक रूप से भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी इस अज्ञातवास की घटना से। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका जीवन अचानक से इतना कैसे परिवर्तित हो गया। साधारण रूप से जीवन बिताने वाले लोगों को अचानक से अज्ञातवास में जाना पड़ा। वहाँ ना तो दिन का सूर्य देख सकते थे, ना रात का चंद्रमा देख सकते थे, कोई आ नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकते थे, बिजली का कोटा निश्चित, राशन का कोटा निश्चित, अन्य बहुत सारी ऐसी पाबंदियां जिनके बारे में उन्होंने कभी अनुमान भी न लगाया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनके बारे में एन फ्रैंक ने हमें बताया है, जैसे कि आवास में जर्मनी के लोगों के डर से दिन रात अंधेरा रखना, कि यदि उजाला होगा तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि वो वहाँ रह रहे हैं। युद्ध के समय बिजली और राशन की कमी हो जाती थी, अभाव हो जाता था, उन्हें बिजली और राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था। ब्रिटेन के द्वारा हॉलैंड को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जिसके कारण समय समय पर गोलाबारी आदि हो जाती थी। एक एक दिन में 350 वायुयानों द्वारा 550 टन गोला बारूद बरसा दिया जाता, अर्थात इतनी अधिक मात्रा में गोला बारूद बरसाया जाता था कि शायद ही कोई उससे बच पाए। तो इस तरह के अत्याचारों को उस समय यहूदियों ने सहन किया। अगला प्रश्न है, एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की? एन ने अपनी डायरी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके इसलिए लिखी है क्योंकि कोई जीवित प्राणी ऐसा था ही नहीं जिससे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती या बांट पाती। इसलिए उन्होंने एक यही उपाय निकाला कि अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करके वह चिट्ठी लिखें और उसमें अपने मन की सारी बातों को बांटें या लिखें। यदि कोई ऐसा होता जिसके साथ वह अपनी भावनाओं को बांट पाती तो शायद ही वह चिट्ठियाँ लिखती या अपनी डायरी लिखने की आवश्यकता महसूस करती। अज्ञातवास के समय जितने भी सदस्य थे वह सभी उससे आयु में बड़े थे और वह ना ही तो उसकी बात समझ पाते थे और ना ही समझने की कोशिश करते थे। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर एन फ्रैंक को सिर्फ यही रास्ता दिखाई दिया कि वह अपनी भावनाएं एक निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए व्यक्त करे। इसीलिए उसने अपनी जो सारी बातें थीं वह एक चिट्ठी के माध्यम से निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके लिखी। तो यहीं पर हमारी कहानी डायरी के पन्ने के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।